Hello everyone. In this video we will discuss about how to write a term paper. ठीक है, देखिए टर्म पेपर कोई किस तरह से लिखते हैं। ये सबसे पहले तो आपको क्या हो, अगर आपको टर्म पेपर लिखना है तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर फील्ड में एक अपनी तरफ से रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो रिसर्च को करने के लिए किसी भी टॉपिक में आपको असाइनमेंट ऐसे मिला हुआ है, आपको टर्म पेपर बनाना है, आपको किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो सबसे पहले आपको अपना एरिया सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सर्च करेंगे कि आपका एरिया कौन सा है जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पे आप जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। लाइक सपोज आपको इंटरेस्ट है फिनेंशियल मैनेजमेंट पे, तो फिनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ कोर्स एक बहुत ही ब्रॉड वाइड एरिया है। उसमें आपको सर्च आउट करना पड़ेगा कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है। सपोज किसी का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट फर्म की कैपिटल मैनेजमेंट पे हो सकता है कि फर्म किस तरह से कैपिटल मैनेज करती है। लाइकवाइज सपोज अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, राइट, आप क्या करना चाहते हो, आप अपना एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हो, टर्म पेपर बनाना चाहते हो जहाँ पे आप ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी फर्म अपनी वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करती है, राइट। तो उस पर आप रिसर्च पेपर बनाना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से आप चीज़ों को फर्दर आगे लेके जाएंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यस, तो देखिए पूरा जो रिसर्च हमारा होता है, टर्म पेपर होता है, एक फॉर्मेट में बनता है। पूरा टर्म पेपर आप ऐसे नहीं कर सकते कि कहीं भी कोई भी चीज़ अरेंज कर दे, एक इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड यू हैव टू अरेंज ऑल दोज थिंग्स इन द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट जब भी होगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना रिसर्च टर्म पेपर। उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहला पेज हमारा जो होगा वो होगा टाइटल का। टाइटल में क्या आपको जैसे नाम से ही लग रहा है, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक का नेम आएगा। ठीक है, जिस भी टॉपिक पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, देन हमारा आप खुद का नेम होगा, राइट। टाइटल में ऑब्वियसली सारी चीज़ें, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है। देन आपका कोर्स नेम होगा, आपका इंस्ट्रक्टर या टीचर का नेम जिन्होंने आपको बनाने को दिया, आपका इंस्टीट्यूशन का नेम एंड डेट। तो टाइटल में आप सारी इंफॉर्मेशन डिटेल डालेंगे अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर पेपर, नेम क्या है, किसने आपको दिया है, कब देना है, दैट्स ऑल। देन देन नेक्स्ट पेज हमारा होता है एक्नॉलेजमेंट का। जैसे एक्नॉलेजमेंट नॉर्मल हम लोग अपने असाइनमेंट्स में भी लिखते हैं, उसी तरह से होता है, जहाँ पे आप वो पार्ट होता है आपके पेपर का जहाँ पे आप थैंक्स बोलते हैं उन सारे लोगों को या उन सारी चीज़ों को जो जिन्होंने आपको हेल्प किया हुआ है इस रिसर्च पेपर को या टर्म पेपर को बनाने में। लाइक आपके टीचर्स होंगे, आपके ने लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लिए हैं, लाइब्रेरियन ने आपको हेल्प की है, आपके क्लासमेट है या फ्रेंड है या जिन लोगों ने भी आपको हेल्प की हुई है, आप एक्नॉलेज करते हैं, आप उनको थैंक्स बोलते हैं, राइट। तो ये सेकेंड पेज हमारा रहता है एक्नॉलेजमेंट का। लाइकवाइज थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पेज आप बोले, उसके बाद हम फर्दर किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद पेज नेक्स्ट होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहता है, इसमें जितना भी चैप्टर्स अंदर हैं या जितनी भी चीज़ें आप अंदर कवर्ड कर रहे हैं उनका जो हेडिंग है, मेन हेडिंग्स, आप उनका डिटेल यहाँ पे मेंशन करते हैं, चैप्टर्स का नेम मेंशन करते हैं या आपके पूरे होल टॉपिक में कौन कौन से कंटेंट कवर्ड हुए हैं, राइट। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले आपने दिखाया, एक्नॉलेजमेंट दिखाया, देन आपने अगर कोई लिस्ट बनाई हुई टेबल की या फिगर की उसको मेंशन किया, देन आपके फर्दर जो भी चैप्टर्स के नेम है, लाइक ये एक लिटरेचर रिव्यू है, इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है या रिजल्ट्स का चैप्टर है, तो आप उन सारे चैप्टर्स का देंगे कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है, ताकि टेबल ऑफ कंटेंट को कोई भी पर्सन स्टडी करके उस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाके आपका वो जो भी चैप्टर पढ़ना चाहता हो पढ़ ले, राइट। देन फोर्थ टॉपिक आता है लिटरेचर रिव्यू। यहाँ से एक्चुअली हमारा टर्म पेपर का जो वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जैसे सपोज हमने कहा था कि हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे रिसर्च करने जा रहे हैं, उस पर टर्म पेपर अपना बनाने जा रहे हैं कि कोई भी फर्म अपनी वर्किंग कैपिटल किस तरह से मैनेज करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी जो लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर चुके हैं उनके पेपर पढ़े। ठीक है, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत से लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च की होगी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, इंश्योरेंस का फर्म में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में या एफएमसीजी कंपनीज में। तो ऑलरेडी जो पेपर पब्लिश्ड हो चुके हैं या जो सिनॉप्सिस या टर्म पेपर बन चुके हैं
इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, इसी पर्टिकुलर एरिया में जो आप रिसर्च करने जा रहे हो उन पेपर को स्टडी करेंगे। ठीक है, मीन्स आपका सपोज वर्किंग कैपिटल का आपको स्टडी करना है, तो आपने जो भी लोग इस पे ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं उस रिसर्च को आप पढ़ते हैं, और उसको पढ़ते ही नहीं है, उनसे जो कंक्लूजन आया है, उसका जो रिज़ल्ट आया है, उनका एक रिजल्ट्स को समराइज्ड करके बहुत ही ब्रीफ छोटे से फॉर्म में आप उनको इस चैप्टर में मेंशन भी करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम आप अगर बनाने जा रहे हैं अपना टर्म पेपर तो 10-15 लिटरेचर रिव्यू करने पड़ेंगे आपको, ऑलरेडी जो पब्लिश हो चुके पेपर इसी टॉपिक से रिलेटेड, आपको उसके 10-15 रिव्यू लिख के सजेशंस, उसमें उनका जो फाइंडिंग्स था उसका फाइंडिंग्स आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने पेपर में। देन आप उनके फाइंडिंग्स पे बेसिस पे, उनके रिसर्च पेपर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि नाउ ऐसा कौन सा एरिया है उसी पर्टिकुलर चीज़ में, वर्किंग कैपिटल में ही ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अभी तक जिस पे रिसर्च नहीं हुई है। ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है, रिसर्च गैप। रिसर्च गैप क्या होता है, जब आप हमने ढेर सारे लिटरेचर रिव्यू पढ़े, ठीक है, हमने क्या देखा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एफएमसीजी में भी ऑलरेडी रिसर्च हो गई, इंश्योरेंस में भी रिसर्च हो गई, इंडस्ट्री में भी रिसर्च हो गई। नाउ अब हमें ये पता चला कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बैंकिंग कंपनीज में कैसे होती है, उस पर अभी तक के कोई रिसर्च नहीं हुई। तो वही हो गया हमारा रिसर्च गैप, और हमने क्या सोचा, अब हमने अपना जो टर्म पेपर बनाना है वो इसी पे बनाना है, राइट। तो लिटरेचर रिव्यू का मेन पॉइंट ये होता है, मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होता है करने का, कि आप रिसर्च गैप फाइंड आउट करो पुराने ऑलरेडी पेपर को पढ़ के, जो ऑलरेडी डिफरेंट लोगों ने रिसर्च की हुई है। देन आपको पता चलेगा कि अब हम किस पे न्यू असाइनमेंट अपना बनाएं। देन नेक्स्ट चैप्टर होता है रिसर्च मेथडोलॉजी का। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपना नेचर मेंशन करते हैं कि आपके टर्म पेपर जो है, ठीक है, नेचर ऑफ योर रिसर्च मीन्स आप जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टर्म पेपर बना रहे हो उसका कैसा नेचर है, राइट। लाइक अगर वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा मोस्टली आपका है, या क्वालिटेटिव टाइप की रिसर्च है आपकी टर्म पेपर की, ठीक है, जिस पे भी टर्म पेपर बेस्ड है, या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पूरा कर रहे हैं, या अगर किसी चीज़ की इन डेप्थ रिसर्च की है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर उस पर इन डेप्थ टर्म पेपर आपने बनाया हुआ है रिसर्च करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी। तो किस क्या नेचर है आपकी रिसर्च का वो। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप अपने टर्म पेपर के थ्रू क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपका ओवरऑल स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइक अगर हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बैंकिंग कंपनी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सपोज हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम ये देखें कि बैंकिंग कंपनी अपनी लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करती है, या अपनी लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में किस तरह से बैलेंस करती है। ऑफ कोर्स लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। देन हाइपोथेसिस ऑफ योर रिसर्च। हाइपोथेसिस देखिए क्या होता है, ये होता है एक एजम्पशन। एजम्पशन बोल ले या एक स्टेटमेंट बोल ले, जैसे अगर हम नए टॉपिक पे कुछ अपना टर्म पेपर बनाने जा रहे हैं नए टॉपिक पे, तो अब हमें उसको किस अपनी स्टडी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, अपनी स्टडी को एक लिमिटेड एरिया तक रखने के लिए हम एक स्टार्टिंग में एक एजम्पशन ले लेते हैं कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं। सपोज हमने कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्या था, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब हम बैंकिंग कंपनीज में कर रहे हैं, ठीक है, हमने सपोज 2 बैंकिंग कंपनीज ले लिए, 2 बैंकिंग कंपनी के लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड हम टर्म पेपर अपना बना रहे हैं। तो हमने उसमें हाइपोथेसिस ये ले लिया कि हम पहले से ही ये मान के चल रहे हैं कि दोनों कंपनीज जो हैं उनमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या उनकी लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सेम ही है। ठीक है, ये हमने हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं। तो ये जो हम पहली हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, जहाँ पे हम ये बताते हैं, इसको हम इसी तरह से लिखते हैं कि लाइक देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बोथ कंपनीज, राइट। ये हमने एक हाइपोथेसिस ले ली, एक स्टेटमेंट हम मान के चल रहे हैं कि हम अपनी स्टडी के थ्रू इसे प्रूव करेंगे। अब अगर हमने स्टडी के दौरान टेस्टिंग करे या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से रिसर्च करी, हमने जाके वहाँ पे सर्च करी, उससे हमने ये पता लगा लिया कि ये जो हमने बनाया था एजम्पशन स्टार्टिंग में ये सही है। अगर हमने ये एजम्पशन जो बनाया था, ये नल हाइपोथेसिस जो बनाया था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये हमारी प्रूव हो गई कि हमने दोनों का ही स्टडी किया, हमें पता चल गया कि दोनों के लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ये प्रूव हो जाती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा, इट इज़ प्रूव्ड। बट अगर ये रिज़ल्ट नहीं आया, जो हमने एजम्पशन बनाया था ये सेम रिज़ल्ट नहीं आया, हमने क्या देखा कि दोनों की लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंस है, दोनों के ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिफरेंस है, रिजल्ट्स में डिफरेंस है,
तो हमारी क्या होती है, नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाती है। इसका अल्टरनेट क्या होगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये नल है, तो इसी का अल्टरनेट क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस तरह से हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, मीन्स एक एजम्पशन बना के चलते हैं स्टार्टिंग में कि हम अपने रिसर्च के थ्रू क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। देन मेथड्स एम्प्लॉयड, ये भी रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट होता है। मीन्स आपने अपने टर्म पेपर में कौन से मेथड्स यूज़ करें अपनी रिसर्च को प्रूव करने के लिए, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। कौन से मेथड्स यूज़ करें, सपोज आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन लिमिटेशन ऑफ योर रिसर्च, लिमिटेशन क्या होगी कि हमारी स्टडी कितने टाइम पीरियड तक की या कितने स्कोप है इसका, कहाँ तक के कन्फाइंड है। अगर हम वर्किंग कैपिटल उनकी देख रहे हैं पिछले 2 साल 5 साल की, तो हमारा लिमिटेशन क्या है, उसकी लिमिट क्या है स्टडी की 5 साल। तो लिमिटेशन में जो हमारे स्टडी का एरिया जहाँ तक के कन्फाइंड है वो सारी चीज़ें लिखते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ऑफ कोर्स आपने यहाँ पे फाइंडिंग्स करनी है, अपना हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है। आपने सपोज मे बी बैंक में जाके सर्वे करके पता किया हो किस तरह से मैनेज करते हैं, या बैंक के जो पब्लिश्ड पेपर है उनको स्टडी करके आपने पता किया हो, या बैंक के पब्लिश्ड रेशियोज बैंक अपने निकालते रहते हैं उनको देख के मैनेज किया हो। तो सारी चीज़ों की फाइंडिंग्स हो या रिजल्ट्स हो वो सारे इस चैप्टर में आते हैं, ठीक है। तो फाइंडिंग्स में हम ये भी लिखते हैं कि हमें क्या पता चला अपनी स्टडी के थ्रू, ऑब्जेक्टिव प्रूव हुआ कि नहीं, और हमारी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग भी करते कि हाइपोथेसिस का क्या रिजल्ट आया, राइट। देन कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने वर्ड्स में लिखा, कंक्लूजन इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जहाँ पे हमने वर्ड्स में अपने एनालिसिस को, हमारी जो फाइंडिंग्स आई डिफरेंट टेस्ट के थ्रू या टेस्ट अप्लाई किए हैं, या सपोज़ हमने जाके सर्वे किया है, हमने उनका ऑलरेडी पब्लिश डेटा देख के पता किया है दोनों चीज़ें, तो उससे क्या रिजल्ट आया, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रूव हुआ कि नहीं, वो सारा इस चैप्टर में कवर्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट चैप्टर होते हैं ये लास्ट के 2 चैप्टर हैं, 7th इज रिकमेंडेशन एंड देन इस रेफरेंस लिस्ट। रिकमेंडेशन में हमने सजेशंस लिखा कि हमारी स्टडी के थ्रू जो भी हमने प्रूव किया है, अब अगर हम ये देख रहे हैं कि उनका कंपनीज का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, या रेशियोज़ उनके बहुत डाउन जा रहे हैं, करंट रेशियो आइडियल रेशियो से बहुत कम है, तो हमने सजेशंस यहाँ पे लिखे कि क्या कंपनी बैंकिंग कंपनीज को मेजर्स लेने चाहिए कि वो अपना वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट का जो है वो उसको इंक्रीज़ करें, अपने रेशियोज़ को बढ़ाएं, तो उनको क्या क्या चीज़ें स्टेप्स लेने चाहिए। देन हमने स्कोप लिखा। ऑफकोर्स हमारी स्टडी जो थी उसका हम एक लिमिटेशंस था, इतना टाइम पीरियड हमारे पास नहीं था कि हम बहुत सारी कंपनीज़ का रिसर्च कर सके, या इतना टाइम पीरियड हमारे पास नहीं था कि हम पिछले 10-15 सालों का डेटा ले सके। तो फर्दर रिसर्च क्या हो सकती है, फर्दर टर्म पेपर लोग बना सकते हैं इसी को लेके, जो हमारे लिमिटेशंस था। हमने अगर 5 साल तक की रिसर्च करी तो फर्दर आगे लोग 10 साल की भी कर सकते हैं, या हमने 2 बैंकिंग कंपनीज ली तो फर्दर आगे लोग 3 भी ले सकते हैं, राइट। सो ये स्कोप होता है फर्दर रिसर्च की, फर्दर टर्म पेपर आप और इससे इसी से रिलेटेड आप किस पे बना सकते हो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। लास्ट में होता है रेफरेंस लिस्ट। इसमें हमने जो लिटरेचर रिव्यू के दौरान या पूरी अपनी स्टडी के दौरान कहीं से भी कोई पेपर पढ़ा हो, कोई बुक्स ली हो, या कोई भी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके कहीं से भी स्टडी करके हमने इसमें अगर मटेरियल डाला है, जहाँ से भी मटेरियल या चार्ट्स या ग्राफ जो भी कहीं से भी डालें हैं, उसका रेफरेंस आपको देना रहता है कि कहाँ कहाँ से आपने डिटेल ली है, ठीक है। तो इस तरह से एक तो फॉर्मेट में सिस्टमेटिक वे में हम लोग टर्म पेपर बनाते हैं, राइट। और सारी चीज़ों को आप इसी टेबल ऑफ कंटेंट, इसी चीज़ के अकॉर्डिंगली ही सेट करते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट में पूरा रहेगा, आपका फ़ॉन्ट साइज़ हो या हेडिंग का कितना फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा वो सबका सेम रहेगा, एक स्ट्रक्चर वे में रहेगा। और इस तरह से अगर आप रिसर्च करके बनाएंगे देन ऑब्वियसली आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा होगा, और आपको फर्दर टर्म पेपर जो आप बनाएंगे उससे आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। थैंक यू।